हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, खास तौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का। तो आज हम करने वाले चैप्टर थर्ड क्लास 6 का है। चैप्टर थर्ड है साइंस का, पदार्थों का पृथक्करण। इसके हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है। जैसे कि हमारे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव में छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब जो चाय पत्ती होती है उसे चाय से अलग किया जाता है छलनी के द्वारा। चाय की पत्तियों को चालनित्र छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं कि चाय को छलनी से किस तरीके से अलग किया जाता है। नेक्स्ट, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करने, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। चित्र 3.2 रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में कर देंगे। मतलब पृथक मीन्स अलग कर देंगे। यह सही है या नहीं, ये देखते हैं। क्या ये सही है? ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक, जैसे कि यहाँ पे दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, तो ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, क्योंकि हम रेत से, गिलास के पानी से रेत को अलग कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बट अपने हाथ से हम निकाल के सोचे कि उसे कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक पहेली है, इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा एंड यहाँ पे क्रियाकलाप है, इसे खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे सारणी दे रखी है 3.1। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? जो भी पदार्थ है हम उन्हें अलग क्यों करते हैं? तो पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयवों का क्या करते हैं? तो नीचे यहाँ पे 3 टेबल्स में आपको दे रखा है, इसको रीड कर लीजिए। एंड नेक्स्ट, जैसे कि चावल से पत्थर को पृथक करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, चाय की पत्तियां पृथक करना। प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग से ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किया जाने वाला पदार्थों के कणों में अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। जो द्रव होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ये पदार्थ 3 अवस्थाओं, जैसे कि एक ठोस में होता है, एक द्रव में होता है, गैस में होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तो आप पढ़ ही चुके होंगे, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के मिश्रण को पृथक्करण कैसे करेंगे जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ, जैसे कि अब हम पदार्थों के पृथक्करण की साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियां उपयोग आपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा, जैसे कि हस्तचयन। अब हस्तचयन क्या होता है? जैसे कि हमें चावल से कंकड़ निकालना, गेहूं से कंकड़ निकाला, तो ये चीज़ को हम हस्तचयन कहते हैं। मतलब हाथों से निकालते हैं इस चीज़ को हम। यहाँ पे क्रियाकलाप है, आप इसे खुद से रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, आगे पढ़ते हैं। पाते हैं क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न, कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य
अन्य कणों को इससे पृथक कर कीजिए। पृथक का मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए कि अलग करना होता है। हस्तचयन का भी बता दिया गया कि जिस चीज़ को हम हाथ से चुनकर करते हैं तो वो हस्तचयन हो जाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कंकड़ों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। चित्र ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। जैसा कि आप यहाँ पे एक चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे कि अनाज से पत्थर के टुकड़े का हस्तचयन, तो इस विधि को हस्तचयन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, थ्रेशिंग क्या चीज़ होती है। तो थ्रेशिंग होती है, थ्रेसिंग आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ, चावल की सूखी डंडियाँ, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। वो क्या चीज़ होते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कल्पना मीन्स इमेजिन कीजिए, किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे। एक एक हाथ से अलग करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे कि आम तथा अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जाता है। आम और अमरूद को हम एक एक करके तोड़ सकते हैं, पर क्या हम गेहूँ के दानों को एक एक करके अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए कुछ विधियाँ होती हैं जो कुछ इस तरीके से, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को इनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कभी कभी थ्रेशिंग कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में ध्यान से क्लियरिटी से देख लीजिए कि कैसे जो गेहूं के दाने हैं उसको कैसे अलग किया जाता है। गेहूं के एक एक गट्ठर को पीटा जाता है, तब एक एक करके। ये कोई आम या अमरूद नहीं है जो हम हाथ से तोड़ लेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे निष्पावन क्रियाकलाप है, इसको आप खुद से रीड कीजिए। नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं हम। निष्पावन क्या चीज़ होती है ये जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना असंभव है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मतलब समतल मीन्स बराबर वाले स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र का मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियां पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है। क्या वायु मिश्रण में दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। तो हाँ, ये चीज़ सफल होता है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाता है। निष्पावन विधि होती है ये चीज़। अब आगे पढ़ेंगे। निष्पावन उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में अलग किया जाता है। जैसे कि हम अगर गेहूं के दाने को उसके भूसे से अलग करना है तो एक हवेदार स्थान पर ले जाइए या पंखे के नीचे ले जाइए, या खेतों में तो ऐसे करते हैं जैसे पंखे के लगा देते हैं तो उसके द्वारा भूसा अलग गिरता है, अनाज अलग गिरता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हवा की दिशा भी है, सूप भी है, भूसा भी है, अनाज भी है। तो इस तरीके से पृथक किया जाता है। पृथक मीन्स अलग किया जाता है अनाज के दानों को और भूसे को। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। भूसे से हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। जो भूसा बच जाता है उसे पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके खाने के तौर पर। अब चालन क्या चीज़ होती है। कभी कभी हम आटे से व्यंजन
कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इससे उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम छलनी छन्नी का उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र पे देख पा रहे हैं कि हमें चालन किसे कहते हैं, जो आटा छानते हैं उसको, जो आटा है वो नीचे आ जाता है और जो छलनी होती है उसमें चोकर बच जाता है, तो इस चीज़ को चालन कहते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में रह जाती हैं। बड़ी मीन्स जो मोटा चोकर होता है वो छलनी में ही रह जाता है और जो महीन आटा होता है वो नीचे आ जाता है। प्राय आटे को मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पाषण थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चलनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। अब ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। अब जैसे कि चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है, मतलब जो सीमेंट होता है उसमें मोटे कण को कैसे हम हटा सकते हैं, तो ये प्रक्रिया द्वारा हम कर सकते हैं। आगे ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को आप खुद से रीड कीजिएगा। और आगे हम पढ़ते हैं अवसादन, निस्तांतरण तथा निस्यंदन। तो कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा, तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताइए क्रियाकलाप खुद से करनी है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अवसादन, निस्तांतरण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ पृथक करते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियों जैसे कि धूल के कण पृथक हो जाते हैं या अशुद्धियाँ जल में डाली जाती है। जबकि सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, तो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल से बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण के बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तांतरण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तांतरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मिट्टी एवं जल का मिश्रण, अघुलित पदार्थ जैसे मिट्टी है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण का विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्ती पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण के बारे में जानते हैं। इस विधि में अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्ती छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्ती पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को कभी कभी नदी नालों में जल प्राप्त करते हुए तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलीय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्रियाकलाप है, इसको आप खुद से रीड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पात्र एक ऐसा
संवेदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों के पीने से पहले उनमें से बीजों तथा ठोस को पृथक किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? अब यहाँ पे आप शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को कैसे रखा जाता है वो चीज़ देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा निषेचन विधि का उपयोग घरों में पानी बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब बात करते हैं वाष्पन की। नीचे क्रियाकलाप है, इसे खुद से रीड कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में एक लवण साधारण नमक जब समुद्र के जल के बड़े बड़े उथले गड्ढों से भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समुद्र जल से नमक प्राप्त किस तरीके से होता है वो प्रोसेस दे रखा है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप 7, इसे आप खुद से रीड कीजिए। नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं थोड़ा ऊपर। वाष्पन तथा संघनन, ये सारा आप क्रियाकलाप के अंदर आता है। आप इसे खुद रीड कीजिए। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलय बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? यहाँ पे क्रियाकलाप 8 है, क्रियाकलाप 9 है। इसको आप खुद से रीड कीजिएगा। जैसे कि नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ तो इसका अर्थ हुआ कि अब हम इस जल से अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलय संतृप्त विलय कहलाता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में नमक को जल में घोलना। कुछ इस तरीके से नमक को जल में घोलते हैं। अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिल रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है तो क्या होगा? तो इसको रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्रियाकलाप 9 है, इसको भी स्टूडेंट्स आपको रीड करना है। क्रियाकलाप 10 है, सारे क्रियाकलाप मीन्स एक्टिविटी को इसको रीड करना है, जो कि आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पदार्थ। कुछ टेबल है, यहाँ पे पदार्थ दे रखा है 3.2 में और जल से घुलने वाले पदार्थ की मात्रा दे रखी है कि नमक और चीनी का किस तरीके से हम घोल कर सकते हैं। तो इसको फिल करना है और तो इसको भी आप अपना माइंड ब्रेन यूज़ कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह घुल ना जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलय संतृप्त होने तक डालते जाइए।
नेक्स्ट हमारा ये क्रियाकलाप से रिलेटेड है। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलीय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियाँ का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलीय बनता है। यदि विलीय और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलीय कहलाता है। यहाँ पे हमारे कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया है। एंड कुछ नीचे सारांश पॉइंट है, इसको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर रीड करना। कुछ और स्क्रॉल करते हैं, नीचे और भी सारांश पॉइंट है। ये सारांश पॉइंट को रीड करने का ये फ़ायदा रहता है कि जो पूरा चैप्टर है वो सारा मिक्स होके इसमें रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है।